सुबह उठकर सासू माँ ने अवनी के कमरे का दरवाजा खोला और जमीन पर पड़ी अवनी को बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, यह तेरे बाप का घर नहीं है जो अभी तक सो रही है। चल उठकर झाड़ू लगा और मुझे चाय दे। लेकिन अवनी तो निडाल होकर वापस जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि अपनी बेहोश थी। लक्ष्मी जी ने जब उसे बेजान होकर जमीन पर वापस गिरते देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत बाहर से कमरा बंद कर दिया और वह जैसे ही पलटी तो उनके होश उड़ गए। आखिर किससे देखकर लक्ष्मी जी के पैरों तले जमीन सरक गई। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम यही कोई नौकरी ढूंढ लो ना, मैं तुम्हारे बिन यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। अवनी अपने पति रमन के घुटनों पर सिर रखकर फफक फक कर रो रही थी और रमन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अवनी यहाँ अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, इस नौकरी में तनख्वाह इतनी अच्छी है कि तभी तो शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं भी तुमको यहाँ अकेला छोड़ता नहीं चाहता, लेकिन अब मजबूरी है। पहले ही हमारी शादी को लेकर कोई खुश नहीं है। मुझे अरुण से ज्यादा पैसे कमाने ही होंगे, तभी माँ खुश होंगी। अवनी की आंखें रो रो कर सूज गई थी, मगर आज वह बहुत बेबस महसूस कर रही थी। कुछ देर में रमन ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया तो उसकी माँ लक्ष्मी जी ने कहा, जा तो रहे हो लेकिन अपनी धर्म पत्नी को समझा जाना कि काम में कोई लापरवाही ना करे। यह उसका मायका नहीं है जहाँ गलती बर्दाश्त की जाएगी। रमन जानता था कि उसकी माँ अवनी को पसंद नहीं करती है, लेकिन जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ से तुरंत कहा कि माँ चिंता मत करो, वह ख्याल रखेगी। सासू माँ के डर के कारण अवनी अपने पति को बाहर छोड़ने तक नहीं आ पाई और तुरंत छत पर पहुंच गई ताकि ऊपर से उसको जाते हुए देख सके। रमन की टैक्सी जा रही थी और अवनी उसे जाते हुए देख रही थी कि तभी पीछे से सासू माँ आई और बोली, जूलियट की तरह आंसू बहा लिए हो तो महारानी नीचे चलो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अचानक पीछे से सासू माँ की आवाज को सुनकर अवनी चौंक गई थी। तभी पीछे से उसकी ननद लावण्य आई और बोली, इतना भी क्या हो गया जो रोए जा रही हो? बाहर तो भैया गए हैं जबकि तुम घर में हो। आप नीचे चलकर मुझे नाश्ता दे दो, मुझे भी कॉलेज जाना है। अवनी कैसे कहे कि उसे घर में ही तो डर लग रहा था। अवनी रसोई में आई और बाकी के आटे से पूरियां बनाने लगी। पूरियां बनाते बनाते उसको ससुराल में हुई अपनी शुरुआत याद आ गई। अवनी और रमन की नई नई शादी हुई थी जो कि एक लव मैरिज थी। दोनों के ही घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, मगर रमन की जिद देखकर घर वालों को मानना पड़ा। इधर अवनी के पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि अब से हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। शादी के बाद जब अवनी ससुराल आई तो उसकी आंखों में जहां परिवार छूटने का दुख था, तो दूसरी तरफ रमन के साथ जिंदगी बिताने की खुशी भी थी। एक तरफ तो घर परिवार याद आ रहा था जहां अब जा नहीं सकती थी, दूसरी तरफ मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि किस तरह ससुराल में सबको अपना बनाएगी। जैसे ही वह रमन के साथ आकर दरवाजे पर खड़ी हुई तो रमन की बहन लावण्य ने उनका स्वागत किया, मगर इस स्वागत को करते समय उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। आरती उतारते समय अवनी ने रमन को कोहनी मारकर इशारे से अपनी बहन को नेक देने के लिए कहा तो लावण्य ने तपाक से कहा, बस बस रहने दो, अब नेक देकर मुझे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। इस शादी से ना तो कोई खुश है और ना होगा। रमन ने अपनी बहन को आंख दिखाई तो वही खड़ी बुआ जी ने कहा, अरे बेटा थोड़े दिन का गुस्सा है, जाने दो। लावण्य थाली लेकर अंदर चली गई तो बुआ जी ने अवनी को चावल से भरे कलश पे पैर मारकर अंदर आने को कहा।
अवनी के मन में आने लगा कि रमन ने कहा था कि उसकी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन अब तो मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। एक अनजाने डर से अवनी का दिल कांप गया था। बुआ जी उसे अंदर लेकर आई और कमरा दिखा दिया। तभी रमन ने धीरे से बुआ जी से पूछा कि माँ कहाँ है? तो बुआ जी ने कहा, पड़ी है कमरे में मुंह फुलाकर। पता नहीं इस जान से जैसे चेहरे वाली बहू से कोई कैसे नाराज रह सकता है। तू ऐसा कर कि इसको माँ के कमरे में ले जा और बहू से कहना कि सास के चरण स्पर्श कर लो, हो सकता है तेरी माँ का गुस्सा उतरने लगे। अवनी कुछ सुन रही थी और देख रही थी कि इस घर में शादी से कोई खुश नहीं था। रमन उसे कमरे में ले गया तो माँ देखते ही दहाड़ पड़ी। अब मेरे कमरे में क्या करने आया है? मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे जो अपने परिवार की नहीं हुई वो इस परिवार की क्या होगी? सास को इतना नाराज देखकर तो अवनी ने स्पर्श करने की हिम्मत ही नहीं हुई और वह डर के मारे कमरे के दरवाजे से आगे तक भी नहीं आ पाई। रमन ने अवनी को इशारा किया और अवनी वहां से चली गई। अब रमन अपनी माँ को मनाने लगा। माँ, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वह कितनी अच्छी लड़की है। अपने परिवार को छोड़कर उसने इस परिवार को अपनाया है क्योंकि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। वह चाहती तो वादा तोड़ भी सकती थी, लेकिन माँ, अगर इतने पर भी आप उसको रखना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं इसके साथ कहीं और रह लूंगा। इस बात को सुनकर रमन की माँ लक्ष्मी जी ने तुरंत रमन की तरफ देखा और कहा, तू कहीं नहीं जाएगा। इससे कह दे कि इसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और घर संभालना पड़ेगा। बस मेरी यही शर्त है। रमन माँ के पास से उठकर अवनी के पास गया और जब सारी बात कही तो अवनी ने कहा, रमन, तुमसे शादी करके मैं कांटों को स्वीकार किया है तो चलना तो पड़ेगा। अगर माँ की शर्त मानने से वह मुझे अपना लेंगी तो मैं उनकी शर्त मानने को तैयार हूँ। रमन इस बात से खुश हो गया और उसने अवनी को गले से लगा लिया। बुआ जी तो अगले दिन ही अपने घर वापस चली गई। सुबह सुबह ही रमन उनको ट्रेन में बैठाकर आ गया और घर आते ही देखा कि उसकी माँ उसके कमरे की तरफ जा रही है। लक्ष्मी जी ने अवनी से जाकर कहा कि आप घर में आ ही गई हो तो रसोई की भी शुरुआत कर दो, वरना हमारे घर में अब शगुन हो जाएगा। अवनी तुरंत सास के पीछे पीछे रसोई में चली गई। सास ने जाते ही कहा कि हर एक से उसकी पसंद पूछो और फिर खाना बना याद रहे, खीर जरूर बनानी है। अवनी ने अपने देवर अरुण से उसकी पसंद पूछी तो उसने कहा कि भाभी, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, नखरे तो लावण्या करती है, आप उसी से पूछ लो। वह सीधे लावण्या के पास गई तो लावण्या ने कहा, मुझे शाही पनीर, कश्मीरी पुलाव, नान और साथ में गोभी मसाला खाना है। रायते के बिना मेरा काम नहीं चलता, वह भी बना लेना। अवनी तो हैरान रह गई कि अब एक ही आदमी ने इतना मेन्यू बता दिया है। अगर औरों से पूछ लिया तो यह लिस्ट तो और लंबी हो जाएगी, मगर सासू माँ की नज़रों में उठने के लिए करना तो पड़ेगा। उसने सासू माँ से जब पसंद पूछी तो उन्होंने कहा, मैं नान नहीं खाती, मुझे रोटी चाहिए और शाही पनीर मुझे भारी हो जाता है तो मुझे पालक पनीर खिला देना। गोभी मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना। यह सब सुनकर तो अवनी ने सिर पकड़ लिया और रमन से कहा कि रमन, अब मैं इतना सब कैसे बनाऊंगी? तो रमन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लक्ष्मी जी को पता नहीं चला और रमन ने अवनी की बहुत सारी मदद कर दी। अवनी सासू माँ के कमरे में पूछने ही जा रही थी कि खाने में मिर्च कैसी रखनी है, मगर सास और ननद की बात सुनकर हैरान रह गई। लक्ष्मी जी लावण्या से कह रही थी कि मैंने वह खाना खाने को मना कर दिया जो तूने उसे बनाने को कहा था। अब उसे सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। मैं अरुण को समझाया था कि क्या करना है, मगर उसने इस महारानी से कह दिया कि वह सब कुछ खा लेता है। इसका जादू लगता है अरुण पर चल गया है।
लेकिन हम पर नहीं चल सकता। आज देखते हैं कि यह टाइम पर खाना बना लेती है कि नहीं। अवनी ने यह बात रमन को बताई थी, तो रमन ने अवनी की हेल्प इस तरह की कि किसी को पता नहीं चला। जैसे ही सारा खाना बन गया और अवनी ने उसे टेबल पर लगा दिया, तो सास और ननद देखते ही रह गए। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और लक्ष्मी जी के मुंह से निकल पड़ा, यह इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बन गया? बाहर से मंगवाया है क्या? तो अवनी ने कहा कि नहीं मम्मी जी, सब कुछ मैंने खुद बनाया है, आप लोग खाकर देखिए। सब ने बैठकर खाना खाना शुरू किया तो देवर अरुण ने भाभी की तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों सास ननद कहने लगी कि खाने में तेल बहुत है और मिर्च मसाले भी ज्यादा हैं। खीर इतनी मीठी है कि मुंह पक रहा है, ड्राई फ्रूट्स तो डाले ही नहीं है। अवनी का उतरा चेहरा देखकर रमन ने कहा कि मम्मी जी, उसने पहली बार यहाँ पर खाना बनाया है, आपको तो तारीफ करनी चाहिए। और खीर में तो मेवे बहुत सारे हैं, आपको कम क्यों लग रहे हैं? लक्ष्मी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेवों को तो ठीक से भुना नहीं गया है, इसीलिए नजर नहीं आ रहे हैं और कम भी डाले हैं। अब इसकी भी गलती नहीं है, इसके घर में ऐसे ही बनता होगा, मगर अच्छा खाना भी अच्छे घर की पहचान होता है। अवनी समझ गई कि उसकी सास उसको ताना दे रही है। उसने अकेले में रमन से कहा कि रमन, क्या मैं अच्छे घर से नहीं हूँ? रमन ने तुरंत अवनी को समझाते हुए कहा कि अवनी, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें घर में आने के बाद बहुत मुश्किलें आएंगी और अभी तो यह शुरुआत है, तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। अवनी खामोश रहने के अलावा अब कर भी क्या सकती थी? बेचारी शादी के बाद हर एक पड़ाव को फूक फूक पर पार कर रही थी और उससे उसका पति उसका साथ दे रहा था। अब तो सासू माँ ने अवनी को रमन की कम तनख्वाह का ताना भी देना शुरू कर दिया था। अरुण को देखो, छोटा होकर भी ज्यादा कमाता है और घर खर्चे में ज्यादा हिस्सा देता है, लेकिन रमन कोशिश ही नहीं कर रहा है और उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, फिर भी वह अकेले के लिए ज्यादा पैसा देता है। और रमन ने घर में एक सदस्य बढ़ा लिया है, लेकिन पैसा एक के बराबर भी नहीं देता है। लावण्या का भी कॉलेज है और घर के दूध, बिजली, राशन के साथ इतने सारे खर्च होते हैं। लक्ष्मी जी यह बातें अवनी को सुनाती रहती थी। यह बातें रमन के कानों में भी पहुंच गई थी और इसीलिए उसने दूसरी नौकरी तलाशना शुरू कर दिया था। लक्ष्मी जी बात बात पर अवनी को टोकती रहती थी। अवनी खाने में दही ले लेती तो लक्ष्मी जी कहती कि बिना दही के भी खाना खा लिया करो, खर्चा तो दिया नहीं जाता और खाने के शौक बड़े बड़े हैं। अवनी बेचारी खून के आंसू पीकर रह जाती, क्योंकि अब वह घर भी तो नहीं जा सकती थी। इसीलिए मन ही मन अपने आप को समझाती रहती थी। शादी को 1.5 महीना हुआ और रमन को नौकरी मिल गई। रमन के जाने के बाद रसोई में पुड़ियां बना रही अवनी इन ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी वहां सासू माँ आ गई और उसके बाल पकड़कर बोली, अंधी हो गई है क्या? या राशन मुफ्त का आ रहा है? कढ़ाई में से सारा तेल धुआं बनकर उठ गया और तू लैला की तरह मजनू के ख्यालों में डूबी है। अवनी की आंखें भर आई। वह सोचने लगी कि कैसी माँ है जो अपने ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही है। कुछ देर पहले ही तो बेटा गया है और इतनी ही देर में उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। दूसरी स्लैब पर अवनी का फोन रखा हुआ था, जिस पर रमन का फोन आने लगा तो सासू माँ ने जल्दी से फोन उठाया और बाहर जाते हुए बोली, ना तेरे पास फोन होगा और ना तू किसी से बात करेगी, अब चुपचाप नाश्ता ले आ। अवनी देखती ही रह गई कि किस तरह से सास उसका फोन ले गई थी। जब वह नाश्ता देने गई तो उसने सोफे पर रखा फोन उठाने की कोशिश की तो उसकी ननद लावण्या ने तुरंत फोन झपट लिया और बोली, आप तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे आप घर में ही हो। यह कहकर लावण्या हंस रही थी और अपनी माँ की तरफ देख रही थी।
उसके चेहरे पर एक चालाकी नजर आ रही थी जिसे अवनी समझती थी। अब तो लक्ष्मी जी को रोकने वाला रमन भी घर में नहीं था। रात के 10 बजे रमन ने पहुंचने के बाद फोन किया तो माँ ने फोन उठाया। रमन हैरान होकर बोला कि माँ, अवनी का फोन आपके पास कैसे है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, उस महारानी को अपने फोन की चिंता ही कहाँ होती है। वह तो रसोई में गैस के पास रखकर चली गई थी और अभी सो रही है। रमन यह सुनकर हैरान रह गया कि अवनी सो गई है, क्योंकि वह तो 11 बजे तक सोती थी। उसने सोचा कि शायद थकी होगी तो इसीलिए सो गई, वह उसे सुबह बात कर लेगा। उधर अवनी सोई नहीं थी, बल्कि वह तो अपने कमरे में लेटी रो रही थी। उसका रमन से बात करने का मन था, लेकिन फोन तो सासू माँ ने छीन लिया था। सासू माँ ने सुबह ही अवनी को जाकर जोर से चिल्लाकर उठाया और कहा, उठ जाओ महारानी, 5 बज चुके हैं। रात में अफीम खाकर सोई थी क्या, जो इतना सो रही है? इससे पहले कि अवनी कुछ समझ पाती, सास ने उसका हाथ पकड़कर खींच दिया था। इस अचानक हमले से अवनी चौंक गई थी और तुरंत उठकर करके काम करने लगी। अब तो लक्ष्मी जी ने उस पर जमकर अत्याचार करना शुरू कर दिया और जिसमें उनके साथ लवन्या भी साथ दे रही थी। लक्ष्मी जी ने अवनी को वह हर जगह गंदगी ढूंढती रहती थी और अवनी से सफाई करवाती रहती थी। लवन्या अपनी सहेलियों को घर बुलाती और उनके अवनी से ढेर सारा खाना बनवाती थी। किसी सहेली ने कहा कि यह कौन है, तो उसने कह दिया कि यह नौकरानी है। अवनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसकी शादी धूमधाम से नहीं हुई थी और मंदिर में हुई थी। इसीलिए किसी को पता नहीं था कि लवन्या की भाभी कौन है। लक्ष्मी जी अवनी को खाने में सिर्फ एक रोटी देती थी और अगर रात को बच जाती तो वही सुबह खाने को देती थी। जब भी रमन फोन करता तो वह अपनी आंखों के सामने स्पीकर पर उससे बात करवाती। इसीलिए अवनी कभी भी रमन से कोई शिकायत नहीं कर पाई थी। एक दिन डाइनिंग टेबल पर जब वह खाना परोस रही थी, तब उसके देवर अरुण ने कहा, भाभी, जब से भैया गए हैं मैं देख रहा हूँ कि आप दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। आपका रंग भी डल पड़ता जा रहा है। अगर भैया ने आपको ऐसे देख लिया तो वह क्या सोचेंगे? अब भी ऐसा लग रहा है कि आप रोकर आ रही हैं। अरुण के ऐसा कहने पर अवनी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस घर में कोई उसके बारे में सोचता भी है और शायद यही है इसका अपनापन। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने चुपके से उनको पोंछ लिया। लक्ष्मी जी सब देख रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, आजकल की लड़कियां पहले तो लव मैरिज करके आती हैं और जब पति बाहर नौकरी करने चला जाता है तो देवर को फंसाने लग जाती हैं। मुझे पता है बहू, तुम तो ऐसी नहीं हो और मेरा बेटा भी ऐसा नहीं हो सकता कि फंस जाए। बहू, इस बार रमन को फोन आए तो उसे कह देना अब तक उसने अपनी पहली तनख्वाह नहीं भेजी है। ऐसे कैसे घर का खर्च चलेगा? अरुण तिरछी निगाह से अपनी माँ की बातों को सुन रहा था और गुस्से से देख रहा था। फिर उसने अवनी से कहा कि भाभी, आप भी बैठ जाओ और खाना खा लो। तो लावण्या ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें नहीं पता कि भाभी सबको खिलाने के बाद ही खाती है। अरुण को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसने ऐसा पहले नहीं देखा था। जब रमन था, उसने उस दिन ध्यान दिया था तो देखा कि लक्ष्मी जी ने उसकी प्लेट में एक रोटी रखकर और दिन की बची हुई सब्जी खाने को दी है। अरुण को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वह घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह आया और सीधे अपनी भाभी के कमरे में जाकर बोला, भाभी, मैं आपके लिए यह पनीर रोल लेकर आया हूँ। मुझे पता है मम्मी ने आपको ठीक से खाना नहीं दिया। अब आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, आप यह खा लो। उस दिन अरुण अपने कमरे में चला गया, लेकिन यह किसी को पता नहीं चला। मगर अगले दिन भी जब ऐसा हुआ तो लक्ष्मी जी ने देख लिया और कहा कि तू उसके कमरे में क्या करने गया था? अरुण ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था
कि भैया से बात हुई या नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी जी दंदनाती हुई अवनी के कमरे की तरफ चली गई और अरुण रोकता ही रह गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खुला तो अवनी के हाथ रुक गए। देखा तो सामने सासू माँ खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने अवनी को खाते देखकर उसके आगे से खाना छीन लिया और बोली, मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने मेरे दूसरे बेटे को भी फंसा लिया है। अरुण ने बीच में बोलने की कोशिश की, मगर लक्ष्मी जी ने उसको कमरे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर उन्होंने अवनी को इतना मारा कि वह रो रो कर चीखती रही, मगर उन पर असर नहीं हुआ। लक्ष्मी जी की आवाज में बाहर तक आ रही थी कि आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। अगर एक बेटा बाहर चला गया तो दूसरे से काम चला रही है। मेरे घर संस्कारों का है, तो जैसी आवारा औरतों का नहीं है। उन्होंने अवनी के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में मारा कि उसके माथे पर तुरंत नीला निशान पड़ गया और सूजन आ गई। इतने पर भी रहा नहीं गया तो उन्होंने उसके पैर पर इतनी जोर से मारा कि उसके पैर की उंगलियां कुचलते हुए रह गई। अवनी दर्द से बिलबिला उठी। वह बार बार अपनी सास के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि मम्मी जी मुझे छोड़ दो, मगर सास का अत्याचार नहीं रुक रहा था। बाहर से अरुण ने चिल्लाकर कहा कि मम्मी, अगर आपने अभी के अभी भाभी को मारना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जिसे सुनकर लक्ष्मी जी को और भी तेज गुस्सा आया और वह अवनी को लात मारते हुए बोली, यह सब इस मनहूस के कारण हो रहा है कि मेरा बेटा मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है। अवनी को छोड़कर उन्हें झटके से दरवाजा खोला और अरुण की तरफ देखकर रोते हुए कहने लगी कि तुझे पालकर बड़ा करने का आज यह फल मिल रहा है कि तू इस उल्टा के वश में हो गया है। मुझे पता है रमन एक नागिन ले आया है और डसने के लिए यहाँ छोड़ गया है। अरुण की आंखों से भी आंसू निकलने लगे जब उसने अवनी की हालत देखी। उस समय अरुण चुपचाप अपने कमरे में चला गया और लक्ष्मी जी भी अवनी के कमरे को बाहर से बंद करके अपने कमरे में चली गई। लावण्य ने अपनी माँ से कहा, माँ आपने आज सही किया जो इसकी सही जगह दिखा दी। भैया के जाने के बाद बहू दौड़ रही थी। लक्ष्मी जी मन ही मन ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई किला जीत लिया हो और उधर अरुण को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह थोड़ी सावधानी बरतता तो शायद अवनी के साथ ऐसा नहीं होता। अगली सुबह उठकर सासू माँ ने अवनी के कमरे का दरवाजा खोला और जमीन पर पड़ी अवनी को बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, यह तेरे बाप का घर नहीं है जो अभी तक सो रही है। चल उठकर झाड़ू लगा और मुझे चाय दे। लेकिन अवनी तो निडाल होकर वापस जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि अवनी बेहोश थी। लक्ष्मी जी ने उसे जब जमीन पर वापस गिरते देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत बाहर से कमरा बंद कर दिया और जैसे ही पलटी तभी रमन सामने खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। लक्ष्मी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या करे, क्योंकि रमन के चेहरे का गुस्सा देखकर वह समझ गई थी कि रमन को पता चल रहा है। रमन ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और बेहोश पड़ी अवनी को उठाने लगा। उसने चीखते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे नहीं पता था माँ, आप इसका ऐसा हाल कर दोगी। अरे इसकी गलती क्या थी, सिर्फ यही ना कि इसने मुझसे शादी की, तो क्या इसके लिए आप इतनी जान ले लोगी। वह शुक्र है कि मुझे रात को ही अरुण ने फोन करके सब बता दिया और मैं उसी समय चल दिया, वरना शायद यह मुझे जिंदा भी नहीं मिलती। रमन ने तुरंत अपनी आंसू पहुंचकर जल्दी से हॉस्पिटल फोन किया और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। अवनी सदमे से बेहोश हो गई थी क्योंकि वह रात भर रोती रही थी। उसके शरीर को देखकर पता चल रहा था कि पता नहीं कितने दिन से वह ठीक से खा नहीं रही थी, जिसकी गवाही अरुण ने भी दे दी। लावण्या
और लक्ष्मी जी दोनों कमरे में बैठी आपस में कह रही थी कि अरुण भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमन भैया को बुलाकर उन्होंने गलत किया। रमन ने ये बात सुन ली और दंदनाता हुआ कमरे में जाकर बोला, तुम लोगों को अब भी शर्म नहीं आ रही है? अरे सोचो, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम लोग जेल चले जाते। इसकी तो फिक्र ही नहीं है तुम्हें। वैसे तुम्हें फिक्र क्यों होगी? तुम तो उसको मारकर मेरी शादी किसी करोड़पति लड़की से कराना चाहते थे, जिससे कि दहेज मिल जाए। माँ, मुझे अरुण ने सब कुछ बता दिया कि तुम किस तरह दोनों के रिश्ते को लेकर ताने देती थी। अरे अवनी ने तो हमेशा उसको अपना छोटा भाई माना और वह भी उसकी माँ की तरह मानता था। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे साथ रहे, इसीलिए अब मैं अवनी को लेकर जा रहा हूँ। अगले दिन अवनी अस्पताल से वापस आई तो तब तक रमन ने सारा सामान पैक कर लिया था। जैसे ही गाड़ी आई और सारा सामान उसमें रखा गया तो अरुण रोने लगा और बोला, भैया आप मुझे इन दोनों के बीच में कहाँ छोड़कर जा रहे हो? जब इन्होंने भाभी को ही चैन नहीं रहने दिया तो यह मेरी पत्नी को कहाँ रहने देंगे? इन्हें तो बहू नहीं नौकरानी चाहिए होती है। ये दोनों किसी को कुछ नहीं समझती हैं और मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरुण रोते रोते बाइक से हाथ जोड़कर कहा तो रमन ने कहा, ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। माँ का क्या भरोसा कि कब क्या कह दे, कहीं इसका इल्जाम भी मेरी अवनी पर ना डाल दे। लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे के कदमों में गिर गई और बोली, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मुझे और जलील मत कर। मैं आपने पछता रही हूँ क्योंकि मैं अवनी के साथ बहुत गलत किया है। पता नहीं मुझ पर कौन सा जुनून सवार था जो मैंने इसकी यह हालत कर दी। बेटा तुम मुझे माफ़ कर दो और बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे। हमें छोड़कर मत जाओ, तुम गए तो हमारा क्या होगा? रमन ने गुस्से में अपनी माँ से कहा कि माँ, जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आ सकते। आप जो इसके साथ कर चुकी हैं और जो जख्म इसको दे चुकी हैं वह कभी नहीं भर सकते। अच्छा होगा कि आप लावण्या के साथ चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। रमन अवनी और अपने छोटे भाई को साथ लेकर घर से हमेशा के लिए चला गया। दोनों भाई माँ और बहन की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे और खर्चे के पैसे बेचते रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।